नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा मिश्रा। किसी की जिंदगी आसान बनाना, शायद इससे बड़ा इनोवेशन कोई नहीं। भारत के कुछ युवा आज इसी सोच के साथ हेल्थ केयर की नई तस्वीर बना रहे हैं। कहीं नई तकनीक लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा दे रही है, तो कहीं स्मार्ट डिवाइसेस रोजमर्रा की परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं IIT गुवाहाटी, जहां ऐसे ही कई आइडियाज आकार ले रहे हैं। IIT गुवाहाटी के इंक्यूबेशन सेंटर में युवा इंजीनियर, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ऐसे बायोटेक स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं जो रोजमर्रा की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आसान समाधान खोज रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो लोगों को सिर्फ नया हाथ नहीं बल्कि नया भरोसा देने की कोशिश कर रहा है। पहली नजर में ये आपको बस एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एम्प्यूटीज को बेटर फंक्शनैलिटी और फिजिकल मूवमेंट देता है। इंजीनियरिंग के दिनों में एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ नीलो पतल का आइडिया आज एक सफल स्टार्टअप बन चुका है। उनकी टीम ऐसा स्मार्ट बायोनिक हाथ बना रही है जो सामने रखी चीज के हिसाब से अपनी पकड़ बना सकता है। यानी पानी की बोतल उठानी हो, पेन पकड़ना हो या रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, ये हाथ उन्हें पहले से कहीं आसान बनाने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी बात, इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सके। सिंस इज अ मेडिकल डिवाइस, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता नहीं है। हेल्थ केयर में इसलिए आपका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना होता है, फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज इटसेल्फ। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही हम लोग का बहुत अराउंड एक सडन बूम हुआ है। अराउंड 30 to 40% आर हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। लेकिन हेल्थ केयर सिर्फ मेडिकल डिवाइस तक सीमित नहीं है। बेहतर इलाज के लिए मजबूत रिसर्च भी उतनी ही जरूरी है, और इसी दिशा में काम कर रहा है इसी कैंपस का एक और स्टार्टअप, जिसे बायोमेडिकल वैज्ञानिक और रिटायर्ड शिक्षिका डॉक्टर शशि बरुआ ने शुरू किया है। उनकी टीम ऐसे बायोटेक प्रोडक्ट्स और एंजाइम बना रही है जिनका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट और रिसर्च में होता है। खास बात ये है कि काम सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट बनाने का नहीं बल्कि ऐसा प्रोडक्ट बनाने का है जिससे पर्यावरण पर भी कम असर पड़े, यानी हेल्थ केयर भी बेहतर रहे और प्रकृति भी सुरक्षित। मेरा एम्फेसिस है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो इट शुड नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, क्योंकि तो अगर वो एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करेगा तो दैट वे इट इज़ मीटिंग द सस्टेनेबिलिटी। बट हम इससे भी एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं कि वो एंड प्रोडक्ट एक्चुअली शुड बिकम इफ नॉट द स्टार्टिंग मटेरियल, एटलीस्ट सपोर्ट अनदर प्रोडक्ट। इस स्टार्टअप की एक और खास बात है, यहाँ सिर्फ रिसर्च नहीं होती बल्कि नए रिसर्चर्स भी तैयार होते हैं। कई युवा वैज्ञानिक और छात्र यहाँ नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, यानी एक स्टार्टअप के साथ साथ भविष्य के इनोवेटर्स भी तैयार हो रहे हैं। People who like research, people who like to work for the society, जिसको रिसर्च करनी है in medicines or any kind of research in diseases, it will help a lot to the society. I think they should come, and they have it's a big sector. Biotechnology is basically a very big sector where we combine biology with technology, and it has indeed helped a lot of people. इसी इनोवेशन हब में एक और टीम हेल्थ केयर को और आसान बनाने में जुटी है, जिनका फोकस है ऐसे स्मार्ट वेयरेबल्स पर जिन्हें आसानी से पहनकर इस्तेमाल किया जा सके। हेल्थ केयर को स्मार्ट बनाता हुआ ये स्टार्टअप आज प्रिंटेड हीटर टेक्नोलॉजी से लाइट वेट थर्मल वेयरेबल्स डेवलप कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इसके उपयोग के बारे में। मिलिए ब्रजेश मीणा से, जो एक रिसर्च स्कॉलर होने के साथ साथ हेल्थ केयर के लिए नई टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रहे हैं। उनका स्टार्टअप स्मार्ट टेक्सटाइल और वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस पर काम कर रहा है। उनकी टीम ने एक बेहद पतली और लचीली हीटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसे कपड़ों, पैच या दूसरे वेयरेबल प्रोडक्ट्स में आसानी से लगाया जा सकता है। शुरुआत महिलाओं के मेंस्ट्रुअल पेन से राहत देने वाले पैच से हुई।
लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी गठिया, कमर दर्द और बेहद ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। यानी एक ही इनोवेशन लेकिन कई जरूरतों का समाधान। हमने ये हीटर्स बनाए, हमने ये प्रिंटेड सेंसर्स बनाए, तो सब देख के खुश होते थे कि ये तो काफ़ी जगहों पे यूज़ हो सकते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जो मुझे भी नहीं पता थे, जैसे स्टार्टिंग में मैं सोचता था सिर्फ जैकेट्स और ग्लव्स के बारे में, बट जब मैं लोगों से मिला, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से मिला, फीमेल फ्रेंड्स से मिला, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो इस हिसाब से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि क्यों ना इसको प्रॉपर्ली स्टार्टअप में कन्वर्ट किया जाए। IIT गुवाहाटी के ये युवा इनोवेटर्स साबित कर रहे हैं कि जब रिसर्च, टेक्नोलॉजी और समाज की जरूरतें साथ आती हैं, तो बदलाव सिर्फ लैब तक नहीं रहता, लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। यही है नए भारत की नई सोच, जहां हेल्थ केयर बन रहा है स्मार्ट, किफायती और सभी के लिए सुलभ। आज का युवा सिर्फ अंतरिक्ष की खबरें नहीं देख रहा, वो उसके भविष्य पर भी काम कर रहा है। कोई नई सैटेलाइट तकनीक बना रहा है, तो कोई ऐसे स्पेसक्राफ्ट तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में अंतरिक्ष की दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन युवा इंजीनियर्स से जिनके बड़े आइडियाज भारत की स्पेस जर्नी को नई उड़ान दे रहे हैं। बदलती स्पेस इकोनॉमी में भारत के युवा स्टार्टअप्स नई संभावनाओं को हकीकत में बदल रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक और साहसिक सोच के साथ वो ऐसी अंतरिक्ष प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो आने वाले समय में पृथ्वी की निगरानी, स्पेस लॉजिस्टिक्स और वैश्विक सैटेलाइट तकनीक की तस्वीर बदल सकती हैं। इसी बदलाव की एक मिसाल है बेंगलुरु का स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई। युवा इंजीनियरों द्वारा स्थापित गैलेक्साई ने मई 2026 में मिशन दृष्टि के साथ दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च कर भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। हम दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट बना रहे हैं, विच इज अ मल्टी सेंसर सैटेलाइट, जिसमें हम ऑप्टिक्स और रेडार्स को कंबाइन करके ऑल वेदर इमेजिंग कर पाते हैं। और ये सॉल्व कर रहा है आपकी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। तो चाहे क्लाउड्स हो, चाहे नाइट टाइम हो, वेदर हो या क्लियर स्काई हो, आपको वही इमेज मिलेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल। ऑप्टिकल और SAR तकनीक को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला ये नवाचार हर मौसम और दिन रात पृथ्वी की सटीक निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ये तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है। और जो सैटेलाइट है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर पे मूव करता है। तो अगर इसका टाइमिंग अलग है और इसका टाइमिंग अलग है, तो दोनों अलग अलग लोकेशंस को इमेज कर रहे हैं। तो एक तो टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, दूसरा आपको लोकेशन सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, और तीसरा आपको सॉफ्टवेयर से उसको इंटीग्रेट करना होता है, एरर्स को करेक्ट करना होता है। ये तीनों जो डिफरेंट लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस हैं, ये किसी को भी बहुत परेशान करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हमने सॉल्व किया ऑप्टोसार में। गैलेक्साई की तरह ही भारत के युवा उद्यमी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। वर्ष 2025 में स्थापित चेन्नई स्थित इनबाउंड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पुनः प्रयोज्य रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट विकसित कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य ऐसे अंतरिक्ष यान तैयार करना है जो लो अर्थ ऑर्बिट तक कार्गो पहुंचाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी ला सकें। वर्ष 2028 तक अपने पहले प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट के प्रक्षेपण की योजना के साथ ये स्टार्टअप भारत की उभरती स्पेस लॉजिस्टिक्स और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की दिशा में काम कर रहा है। We want to be able to have multiple different spacecraft in space. These are not only solving the cargo problem to and from the International Space Station or future commercial space stations, but we are regularly sending cargo to and from these space stations, but we are also bringing back valuable payloads from space. This can be low volume, high value goods like semiconductors or pharmaceuticals. We're making them, enabling them inside our spacecraft, manufacturing them in space and then bringing them back. युवा नवाचार की ये उड़ान यही नहीं रुकती। चेन्नई स्थित हॉपरी एरोस्पेस भी भारत के उभरते स्पेस टेक स्टार्टअप्स में शामिल है। कंपनी HAI आधारित नैनो सैटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन विकसित कर रही है। इसका लक्ष्य नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए रियल टाइम उच्च रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध कराना है।
we can able to provide live images, satellite images in future. So we are planning to build a Akashvani low Earth orbit satellite constellation. So that will give the civil and also defense usages. भारत का स्पेस सेक्टर अब केवल रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक बन चुका है। युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित ये निजी स्टार्टअप भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस लॉजिस्टिक्स और सैटेलाइट नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यही नई पीढ़ी भारत के स्पेस मिशन के अगले अध्याय को आकार दे रही है। अगर आज कोई आपसे पूछे कि आने वाले 10 सालों की सबसे बड़ी स्किल क्या होगी, तो जवाब शायद एआई और सेमीकंडक्टर होगा। अच्छी बात यह है कि भारत के युवा सिर्फ इन तकनीकों को सीख नहीं रहे, बल्कि इन्हें बनाना भी सीख रहे हैं। कहीं चिप डिजाइन हो रही है, तो कहीं एआई से ऐसे समाधान तैयार हो रहे हैं जो आने वाले कल को बदल सकते हैं। देखिए कैसे हमारे युवा इसमें अपना करियर बना रहे हैं। आज भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सरकार की नई पॉलिसियों के बाद इस पूरे इकोसिस्टम में करोड़ों रुपए का भारी निवेश हो रहा है। इस मेगा मिशन को कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रहे हैं हमारे देश के जुनूनी युवा, जो आज अलग अलग केंद्रों में एआई, एडवांस चिप डिजाइनिंग, VLSI और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। ये युवा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके ग्लोबल मार्केट के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं और कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, जिससे इस यंग जनरेशन के लिए सेमीकंडक्टर का यह क्षेत्र तेजी से एक बेहतरीन और नए करियर का रास्ता खोल रहा है। Now we have the potential to generate our own semiconductors, and in future we are expecting some fabrications like for chip manufacturing. We are expecting soon, so it will be a very good opportunity. इसी एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखने में जुटे हैं जूनियर इंजीनियर शितांश, जो इस समय सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन करने के बड़े एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब है एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से करोड़ों ट्रांजिस्टर को एक नन्ही सी सिलिकॉन चिप में समेटना। जब सेमीकंडक्टर बूम चल रहा है विद दिस ISM 2.0, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। सेमीकंडक्टर बूम की वजह से हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। युवाओं की यह डिजिटल उड़ान सिर्फ सेमीकंडक्टर तक ही सीमित नहीं है। चिप मेकिंग के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में भी इनका इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ तेल या सोने की नहीं, बल्कि डेटा की है। जो देश बेहतर डेटा बनाएगा वही आने वाले समय में बेहतर AI बनाएगा, और जो बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा वही आने वाले समय में भविष्य की तकनीक पर राज करेगा। भारत भी अब इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश भर के युवाओं को AI और डेटा साइंस में प्रशिक्षित करने के लिए कई सारे AI डेटा लैब्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये AI डेटा लैब्स है क्या, यहाँ सिखाया क्या जाता है, और यहाँ से निकलने के बाद युवा कैसे AI क्रांति में भारत का नेतृत्व करेंगे। आइए देखते हैं। यह एडवांस लैब सिर्फ कंप्यूटर सीखने की कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि भविष्य की वर्कशॉप है। यहाँ छात्र AI की थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसे रोजमर्रा की दिक्कतों के समाधान में बदल रहे हैं। जैसे यहाँ के एक छात्र ऋषि लोगों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए एक स्मार्ट AI फिटनेस कंपेनियन ऐप बना रहे हैं। तो मेरा ऐप है AI फिटनेस कंपेनियन। ये बेसिकली केटर करता है फॉर जनरल हेल्थ ऑफ पीपल, और अगर जिनको थोड़ा सा भी फिटनेस में इंटरेस्ट है तो उनकी जितनी भी नीड्स हैं वो उनको केटर करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। वहीं एक और छात्रा ने यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस और आपातकालीन गाड़ियों का बड़ा तोड़ निकाला है। उन्होंने इमरजेंसी व्हीकल रिकॉग्नाइजर बनाया है जो AI कैमरों से एम्बुलेंस को तुरंत पहचान लेता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह AI सिस्टम एम्बुलेंस को देखते ही ट्रैफिक सिग्नल को अपने आप ग्रीन कर देगा। तो
तो मेनली हमने ये देखा है कि जब भी इमरजेंसी व्हीकल्स आ रहे होते हैं तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि कैसे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना है। तो थ्रू दिस हम इसको सीसीटीवी कैमरास के साथ कनेक्ट कर जो ट्रैफिक फ्लो का मैनेजमेंट है और एफिशिएंसी है उसको हेल्प कर सकते हैं, लेन्स को खाली करवाने में भी, और ये एजुकेशन सेक्टर्स में भी हेल्प कर सकता है। ऐसे इनोवेशन सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलेट देश भर में 27 इंडिया एआई डेटा लैब्स के जरिए युवाओं को एआई, डेटा साइंस और नई डिजिटल तकनीकों की ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री आधारित स्किल्स पर खास जोर दिया जाता है। तो ऐसी 27 डेटा एआई लैब बनी है दिल्ली के अलावा। तो इस समय नाइलेट 28 डेटा एआई लैब में ट्रेनिंग दे रहा है बच्चों को, और लगभग 10,000 बच्चों की ट्रेनिंग हो चुकी है। लगभग 42 प्रोग्राम्स हैं नाइलेट के, जो सारे ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड हैं। सेमीकंडक्टर चिप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक देश के युवा अब सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसे बनाने और बेहतर बनाने में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यही नई स्किल्स, नए आइडियाज और इनोवेशन आने वाले समय में भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी हब बनाने की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक का सफर तो आपने देख लिया, लेकिन अब इसका अगला पड़ाव है हाइड्रोजन। जी हाँ, भारत के कुछ युवा इसी भविष्य को आज हकीकत में बदलने में जुटे हैं। पुणे का एक स्टार्टअप हाइड्रोजन से चलने वाले ऐसे वाहन बना रहा है जो बिना धुएं के चल सकते हैं और आने वाले समय में सफर का तरीका बदल सकते हैं। ये जो बाइक आप देख रहे हैं वो पेट्रोल या बैटरी से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलती है, जिसका श्रेय जाता है पुणे के सत्यजीत फाटके और सुप्रिया पटवर्धन को, जो भारत में भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा को आकार दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सत्यजीत ने आईआईटी रुड़की और अमेरिका में शोध के बाद अपना अनुभव भारत वापस लाकर स्वदेशी हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने का फैसला किया। आज अपने स्टार्टअप के जरिए दोनों ग्रीन मोबिलिटी को नई दिशा देने में जुटे हैं। आसान भाषा में समझें तो इनका लक्ष्य है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को खत्म करना। इसी सोच के साथ इन्होंने एक ऐसी अनोखी मोटरसाइकिल विकसित की है जो पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस से चलती है और चलते समय धुआं या प्रदूषण लगभग नहीं फैलाती। ये जो बाइक है ये हाइड्रोजन पे चलती है, और जैसे हमारी नॉर्मल जो मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स होती हैं वो पेट्रोल पे या सीएनजी पे चलती है, उसी तरह से ये हाइड्रोजन पे चलती है। और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो जब ये हाइड्रोजन पे चलती है तो इसमें से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इसमें से खाली जो प्योर वाटर है, पानी है, वही इसके एग्जॉस्ट पाइप में से निकलता है। इस बाइक में सबसे पहले लगा है एक सुरक्षित हाइड्रोजन सिलेंडर, जिसे पेट्रोल की तरह ही करीब 2 मिनट में रिफिल किया जा सकता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां हवा के साथ मिलकर बिजली बनाती है। यही बिजली बाइक की मोटर चलाती है। खास बात यह है कि ये तकनीक सिर्फ जीरो एमिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे इस तरह विकसित किया गया है कि बाइक सामान्य पेट्रोल वाहनों जैसी परफॉर्मेंस और रेंज भी दे सके। सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं, यहाँ टीम में कमर्शियल वाहनों के लिए भी स्वदेशी हाइड्रोजन तकनीक विकसित की है। ये हाइड्रोजन कार्गो 3 व्हीलर महज 5 मिनट में रिफिल होकर 280 किलोमीटर तक चल सकता है। खास बात यह है कि इन वाहनों की तकनीक से लेकर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक ज्यादातर काम इसी यूनिट में युवा इंजीनियर्स की टीम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बने और स्वदेशी तकनीक को नई ताकत मिल सके। बहुत सारे मैकेनिकल रिलेटेड काम और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, ये सब हम इन हाउस करने का ट्राई करते हैं। तो ज़्यादातर पार्ट्स ताकि इंपोर्ट ना कर पाए और भारत में ही बना सके, इसलिए तो ज़्यादातर पार्ट्स हम यहाँ खुद वर्कशॉप में ही बनाते हैं और असेंबल भी हम ही करते हैं। ये स्टार्टअप सिर्फ हाइड्रोजन वाहन नहीं बना रहा, बल्कि उन चुनौतियों का समाधान भी तलाश रहा है जिनसे भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के साथ भविष्य की ऊर्जा तैयार करने की यही इसकी सबसे बड़ी सोच है।
हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जो हम इंडिया में खुद बना सके और खुद यूज़ कर सके और बाद में एक्सपोर्ट भी कर सके। तो उसके लिए हाइड्रोजन एक आइडियल एनर्जी सोर्स है जो हम लोग खुद इंडिया में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और बाकी देश जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन जैसे स्वदेशी समाधान बताते हैं कि आने वाले समय में भारत सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी का बड़ा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए नई ऊर्जा तकनीकों का एक मजबूत केंद्र भी बन सकता है। हमारे देश की पहचान सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उन हाथों से भी है जो पीढ़ियों से बेहतरीन कारीगरी करते आ रहे हैं। अब नई पीढ़ी उसी विरासत को तकनीक का साथ दे रही है। बनारस के एक युवा ने ऐसा डिजिटल समाधान तैयार किया है जिससे असली बनारसी साड़ी की पहचान अब कुछ ही सेकंड में हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। कहा जाता है कि जो रॉयल्टी और ग्रेस एक असली बनारसी साड़ी में है, वो दुनिया के किसी महंगे से महंगे विदेशी गाउन में भी नहीं। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश का गौरव है। हाथों से बुनी इसकी एक एक साड़ी की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की होती है। लेकिन इतने बड़े बाजार में कोई कैसे पहचाने कि जो साड़ी वो खरीद रहा है वो सचमुच असली बनारसी है? इसी को आसान बनाने के लिए बनारस के एक युवा ने एक नई शुरुआत की है। मिलिए आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके युवा कुणाल मौर्य से, जिन्होंने बनारसी साड़ियों की असली पहचान को आसान बनाने के लिए एक खास डिजिटल चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस चिप को हर प्रमाणित बनारसी साड़ी में लगाया जाता है। ग्राहक को बस अपना मोबाइल इस चिप से टच करना होता है और कुछ ही सेकंड में साड़ी की पूरी जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती है, जैसे इसे किस बुनकर ने तैयार किया, कहाँ बुनी गई और ये असली बनारसी है या नहीं। हालांकि ये तकनीक हर बनारसी साड़ी के लिए नहीं है। जो व्यापारी या हैंडलूम ब्रांड अपनी साड़ियों की असली पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें पहले तय वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जांच पूरी होने के बाद ही उस साड़ी के लिए ये NFC डिजिटल चिप जारी की जाती है, जिससे ग्राहक उसकी पूरी जानकारी आसानी से देख सकता है। जब भी आप बनारसी साड़ी लेने जाएंगे तो आपको 500 से लेके 50 लाख तक की साड़ी मिलेगी, लेकिन आप उसमें खो जाएंगे कौन सा असली है कौन सा नकली, किधर जाएं। इसको करने के लिए हमने हस्तकला का इजाद करा, टेक्नोलॉजी बनाई, IoT बनाया। कुणाल की ये पहल सिर्फ असली और नकली की पहचान तक सीमित नहीं है। आज कई युवा इसे जुड़कर बनारसी बुनाई की बारीकियां, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, सस्टेनेबल डिजाइन और आधुनिक टेक्सटाइल तकनीक सीख रहे हैं। ये युवा पीढ़ी सिर्फ विरासत संभाल नहीं रही, उसे नए दौर के मुताबिक और मजबूत भी बना रही है। सिल्क से जो है हम लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं, नई नई इवेंट करते हैं। हमारे जो आज के स्टूडेंट हैं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा। वो पहनने के लिए फैशन के दौर में और आगे बढ़ेंगे। इंटर्नशिप के लिए सर के पास आए हैं। पुराने जो है डिजाइनिंग सीखते हैं कैसे किया जाता है, और यहाँ पे कैसे पुराने डिजाइनों में कैसे कलर किया जाता है वो बताते हैं। और यहाँ से हम करके जैसे जाएंगे तब उसके बाद आगे चल के फैशन डिजाइनिंग में जॉब पा सकते हैं। बनारसी साड़ी को उसकी अनोखी बुनाई के लिए GI टैग मिला हुआ है। यही वजह है कि इसकी पहचान और मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ते उद्योग के साथ अब नई पीढ़ी भी तेजी से जुड़ रही है। कई युवाओं ने अपने पिता और दादा से ये हुनर सीखा है और आज उसी विरासत को अपनी पहचान, अपने रोजगार और अपने भविष्य में बदल रहे हैं। हम भी यही करते हैं, मेरे पापा भी यही करते थे और उन्हीं से मैंने ये सीखा भी है और इसी से घर का खर्चा भी चलता है।
करघे की खटखट से मोबाइल की एक स्कैन तक बनारसी सिल्क की ये यात्रा सिर्फ एक साड़ी की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जहां हमारे देश का युवा अपनी विरासत को पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि तकनीक के साथ जोड़कर उसे नई पहचान देता है। यही नेक्स्ट जेन भारत है, जहां परंपरा भी आगे बढ़ती है और भविष्य भी। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।